ठीक है, तो अब शुरुआत होती है कक्षा 12 की क्लास 3। चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और यदि आपने पिछली 2 क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने आपको आवेश के बारे में बताया है, आवेश के गुणों के बारे में बताया है, कूलाम का नियम बताया है, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी बताए हैं, साथ में एप्सिलॉन जीरो के बारे में भी बताया था पिछली क्लास में। तो अब जो अगला टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन जीरो के बारे में, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर और खाली एप्सिलॉन, ये 3 होते हैं। एक के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था, आपको याद होगा, हमने आपको एप्सिलॉन जीरो के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब जो अगला टॉपिक है वो है एप्सिलॉन आर, है या कहीं कहीं पर इसको के भी बोलते हैं, कुछ कुछ किताबों में इसको के भी लिखा गया है और कुछ में एप्सिलॉन आर लिखा गया है। वो आपकी मर्जी है कि आप किसी का इस्तेमाल करो, चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अधिकांश किताबों में के का इस्तेमाल हो रखा है, कुछ में एप्सिलॉन आर का भी होता है। एप्सिलॉन आर एक जेनेटिक लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि तीनों एक जैसे हो जाते हैं तो तब ज्यादा अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा एप्सिलॉन जीरो को बोलते थे हम निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर होता है माध्यम का परावर्तन। क्या होता है? माध्यम का परावर्तन। यहां पर एक चीज आ गई जी, माध्यम क्या होता है, ये बड़ा अच्छा चीज आ गई कि माध्यम क्या है इसमें। जैसे कि बात कूलाम के नियम में 2 आवेशों की हो रही थी, उनके बीच की दूरी थी, जब वो खाली है, जब उनके बीच में कुछ भी नहीं रखा है, सपोज कीजिए एक आवेश इधर है और एक आवेश इधर है, इनके बीच में कुछ नहीं है, वायु है यानी निर्वात है, तो वो तो हो गया वायु निर्वात। और यदि इनके बीच में हम समझ लो कोई कागज, लकड़ी या एनीथिंग, कुछ भी, पेंसिल वगैरह वगैरह कुछ भी रख देते हैं, तो वो हो जाएगा माध्यम। इस माध्यम को आप ऐसे समझिए जैसे कि आपके गांव में आपने देखा होगा, आप सभी के गांव में, शहर में, या फिर आप जहां भी रहते हैं कस्बे में, वहां पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर, जिससे आपके घरों में सप्लाई होती है 11,000 को, जो आपको कन्वर्ट करके 220 वोल्टेज देता है, आपके घरों में आती है। तो आपने देखा होगा कभी अपने आसपास, जब भी आपके आसपास का ट्रांसफार्मर जला होगा तो उसमें से तेल निकलता है, तेल, जिसको सभी आम लोग अपनी भाषा में बिजली का तेल बोलते हैं। वैसे उसका नाम कुछ और होता है, आपको बताएंगे बाद में जब आएगा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने के लिए। तो वो जो बिजली का तेल, यानी कि वो जो तेल भरा जाता है उस ट्रांसफार्मर में, वो भी वहां पर किन्हीं 2 आवेशों के मध्य माध्यम का कार्य ही करता है, वो भी माध्यम ही है, समझिए आप। तो माध्यम ये होता है। और ये लगाया क्यों जाता है, इसको रखा क्यों जाता है, इसका कुछ कारण है, ताकि फोर्सेज कम हो जाए, कुछ भंवर धाराएं कम हो जाए, वो सब आप लोग कक्षा, जब चैप्टर नंबर आएगा 7, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें बताएंगे मैं आपको क्यों होता है, कि क्या कारण है इसका, क्या नहीं है, ठीक है। तो माध्यम क्या होता है, ये जो तेल है या फिर कागज रख दिया, लकड़ी रख दिया, ये सब क्या होता है, माध्यम होते हैं। और इन्हीं की, इनमें प्रत्येक जो माध्यम होते हैं, चाहे वो कागज हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, इन सब के लिए इसकी वैल्यू परावर्तन की अलग अलग होती है, क्योंकि कॉन्स्टेंट होता है, ये होता है कॉन्स्टेंट, और सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होती है, उनकी चालकता पर यह निर्भर करता है। जिसकी जैसी चालकता होगी उसका उतना ही परावर्तनांक होता है, उसी के ऊपर डिपेंडेशन करता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, माध्यम का परावर्तनांक। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। देखिए, इसे आपको मैंने बताया था कि आप हमारे साथ साथ में लिखना शुरू करेंगे, ताकि आपके नोट्स अच्छे से अच्छे बन जाए, ठीक है ना। तो इसे माध्यम का परावैद्युतांक, क्या है, परावैद्युतांक कहते हैं। और इसका मान निम्न होता है, इसका मान निम्न होता
है। माध्यम से मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने बताया जल, लकड़ी, तेल इत्यादि इस टाइप से करके कुछ भी हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए इसका मान कैसे होता है। अगर वायु है या फिर निर्वात है, वायु और निर्वात एक ही चीज हो गई, एक चीज तो नहीं है, दोनों अलग अलग है, बता देंगे क्यों है। वायु और निर्वात के लिए इसका मान होता है 1। कितना होता है, 1। और यदि आपके पास में कुचालक पदार्थ है, कौन से पदार्थ है, कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ समझ गए होंगे आप, जो लकड़ी, कागज इत्यादि है, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए इसका मान होता है 1 से बड़ा। ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है, ठीक है ना। दूसरा, यदि आपके पास में सुचालक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, सुचालक पदार्थ, तो सुचालक के लिए इसका मान होता है अनंत। इसको हमेशा याद रखना, सुचालक के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। और अब रही बात इसकी मात्रक की, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रकहीन होता है, ठीक है। और जब इसका मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी नहीं है, ठीक है। तो ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है। तो ये है माध्यम का वर्ग एप्सिलॉन आर के बारे में। इसके बारे में मुख्य आपको यह पता होना चाहिए कि ये तीनों पॉइंट हमेशा रखना है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है कि वहां पे पूछ लेगा आपसे कि कुचालक के लिए क्या होता है, सुचालक के लिए क्या होता है, तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके लिए इसका मान क्या होता है। ठीक है, तो ये था एप्सिलॉन आर के बारे में। अब जो अगला टॉपिक है वो है सिर्फ एप्सिलॉन। अब ये आ गया जी एप्सिलॉन। देखो आपने एप्सिलॉन 0 पढ़ लिया है, एप्सिलॉन आर पढ़ लिया या के, अब पढ़ेंगे खाली एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं, देखो जो एप्सिलॉन 0 था वो था निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। जब ये माध्यम की वैद्युतशीलता है तो सीधी सी बात है कि इसका संबंध इससे होगा, इससे और इससे इसका सीधा संबंध है भी। क्या संबंध है, देखो जो एप्सिलॉन होता है खाली वो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन 0 दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि माध्यम के परावर्तनांक व निर्वात की वैद्युतशीलता का गुणनफल क्या कहलाता है, माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, लिखो इसे माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं और यह माध्यम के परावैद्युतांक व माध्यम की नहीं, माध्यम की नहीं, निर्वात की, सॉरी किसकी, निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे माध्यम की वैद्युतशीलता बोलते हैं और यह माध्यम के परावर्तनांक व निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ है, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू में एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला हो गया है वो एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर हो गया है। यहाँ पर आप चाहे के भी यूज कर लीजिए, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात इसकी मात्रक की, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक होता तो जो मात्रक इसका था वही मात्रक इसका होगा और वही विमा इसकी भी होगी। साथ में आप यहाँ पर इसका मात्रक और विमा भी लिख लीजिए जो आपने सेम एप्सिलॉन 0 की लिखी थी, ठीक है ना। तो ये था एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन के बारे में।
तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इसको नोट कर लिया होगा। और अब हम अगला टॉपिक बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कूलाम के नियम के बारे में, कि जब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा कि कूलाम के नियम में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बताइए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि आपके मोबाइल में आपको शब्द स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप अपने मोबाइल की जो वीडियो की सेटिंग है उसको आप 1080 पिक्सल में देखिए। कितने में देखिए? 1080 पिक्सल में। और मोबाइल की फुल स्क्रीन पे देखिए तो आपको सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है ना? और आप इसको पॉज करके जूम भी कर सकते हैं। तो एक नोट है, नोट पॉइंट है, वो क्या है? ध्यान दीजिए कि यदि दोनों आवेशों के मध्य, यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम का परावर्तन, किसका? माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो तो, जो मैंने आपको बताया कि बीच में उनके कोई कागज या कुछ भी रखा है, तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से? कूलाम के नियम से वैद्युत बल क्या होगा? ध्यान दीजिए, तब वैद्युत बल होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और इनको में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी कि ये सीधा सीधा इसके वैध कर्मानुपाती होता है। और हम अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको खाली लिख सकते हैं एप्सिलॉन, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर होते हैं? एप्सिलॉन के बराबर होते हैं। और साथ में Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। तो तब फॉर्मूला ये होगा न्यूटन। और इससे बाद एक और भी स्पष्ट होती है, अर्थात करके आपसे कोई पूछे F जो वैध कर्मानुपाती होता है, क्या होता है? इसके माध्यम के परावर्तन के। इससे बात को एक और भी क्लियर हुई है कि वैद्युत बल परावर्तनांक के वैध कर्मानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा। आपको पता ही है वैध कर्मानुपाती का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कभी कभी एक नंबर में लिखने के लिए आ जाता है और ऑप्शन में पूछ भी ले जाता है। ठीक है ना? कि इसका सदिश रूप क्या है, या स्वरूप क्या, स्वरूप बोल लो या फिर रूप बोल लो, एक ही चीज है ना? तो सपोज कीजिए आपके पास में दो आवेश है, ए और बी ही बोल देते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। बीच की दूरी कितनी है? R है। जब हम बात सदिश की करेंगे तो ये 1 है, तो 1 पर सपोज कीजिए बल रहा है, दोनों प्लस के मान लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पे जो बल लगा 1 2 वेक्टर, और इस पर जो बल लगेगा वो 2 1 वेक्टर, क्योंकि दूसरा है बल कौन लगा रहा है इस पे? पहले वाला। और ये पहला है बल कौन लगा रहा है इस पे? दूसरे वाला। इसका देखो 1 2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि F1 कि बल किस पर लग रहा है? पहले पर, लेकिन लगा रहा कौन है? दूसरा। और इसका मतलब क्या है? F2 कि बल किस पर लग रहा है? दूसरे पर, लगा कौन रहा है? पहले वाला। तो इसलिए इधर जो डिस्टेंस होगी R1 को कैप, ये कैप क्या होता है? आप लोग ने कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा क्या होता है एकांक सदिश। इसी प्रकार से जो इधर को इसकी जो डिस्टेंस का होगा वो R21 कैप होगा। ठीक है? तो इसमें करना क्या है? देखो, आपको सीधा सा सदिश स्वरूप लिखना है, और सदिश स्वरूप लिखने में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक नंबर का सवाल है तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है ना? तो लिखना क्या है? आपको सीधे सीधे लिखना है कि आवेश, इसमें दो कंडीशन होगी कि जब आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया वैद्युत बल, ये है सदिश वाला। ठीक है? तो बल किस पर लग रहा है जी?
2 पर, लगा कौन रहा है 1, वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में चाहे एप्सिलॉन आर भी लिख दीजिए, वो तो आपकी इच्छा है कि आप एप्सिलॉन आर लिखो या फिर खाली आप एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो तो माध्यम की बात है, चाहे आप यहाँ पर, चलो यहाँ पर नहीं लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा R 1 2 क्या, क्योंकि 1 ने 2 पे लगाया है क्या। इससे आप कहेंगे कि R से R कटेगी तो R की पावर 1 बचेगी, लेकिन आपको पता होगा कि एकांक सदिश का मान 1 होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया है पहले के द्वारा दूसरे पर। ये गलती मत कर देना कि पहले में दूसरे पर लगा तो यहाँ पे आप वर्ड को लिखेंगे, जिस पर बल लगता है वो संख्या पहले आती है और जो लगाता है वो बाद में आती है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपके पास में और यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है 1 से 2 की ओर। इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर, तब क्या होगा F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर होगा R21 क्या। इसका मान 1 होता है, तो इसलिए 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया जी आपके पास में इसका सदिश रूप न्यूटन, है ना। ये सिर्फ आपके पास में कभी कभी ऑप्शन में भी आ सकता है या फिर 1 नंबर के लिए लिखने में भी आ सकता है, तो तब आपको लिखना पड़ेगा और आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी भी आपने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ा है। अब आगे जो अगला हमारे पास में टॉपिक है वो ये है कि कूलाम के नियम से निकलता है वैद्युत बल। कौन सा बल निकलता है, वैद्युत बल, क्योंकि कूलाम ने जो नियम दिया है वो वैद्युत बल के लिए दिया था। और आपको पता होगा कि सेम इसी प्रकार का नियम कक्षा 11 में जब हमने आपको बताया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो वहां पर लगता था गुरुत्व बल, ठीक है ना। तो इन दोनों बलों में क्या संबंध है, यानी कि क्या इनका मामला है। तो अब अगला जो हमारे पास में टॉपिक है वो यही है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, मतलब कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल नहीं है, हम आपको अभी यह टॉपिक बताएंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक अगला विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में बहुत आ जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है कई बार कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है और इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, इस टाइप का सवाल आता है, ठीक है ना। तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए, हम वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। देखो, वैद्युत बल भी किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगता है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इन दोनों बलों में अंतर क्या है और क्या क्या इनके अंतर। तो देखिए, मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक बताऊंगा मैं आपको प्रोटॉनों के लिए। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, हम करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम निकालेंगे कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर है क्या। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि ऐसे लिख लेना, चूंकि हम जानते हैं, वैसे इतना हमें पता भी होना चाहिए और सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में 2 है तो Q1 भी और Q2 भी कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, दोनों सेम है, तो बोलो
M1 इक्वल टू M2 कितना होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। क्योंकि हम वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत बल में आवेश का इस्तेमाल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भी पता है और दोनों का हमें आवेश भी पता है। तो हम दोनों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैद्युत बल। कौन सा बल निकालते हैं? वैद्युत बल। तो क्या है? एफ ई लिख देते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एफ ई इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9, आपको याद भी होगा और आपको पता भी है। इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन में R स्क्वायर। दूरी दोनों की हम समान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों की बात करें दोनों में हम दूरी सेम रखेंगे, ठीक है। तो एफ ई इक्वल टू कितना हो गया? 9। 16 की 16 में करेंगे तो आपको बताना चाहिए 256 होता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। पॉइंट 2 स्थान पे है, गुणा है, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया भाई? 19 दूनी 38 में से कितना गया? 9, तो कितना बचेगा 10 के बाद? आपको पता होगा माइनस के 29 बचेगा, ठीक है। या कह लो कि यहाँ पे 10 बच गया, 10 19 29 हो गए, ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो आया है वैद्युत बल, है ना। अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये कितना होगा? एफ जी इक्वल क्या होता है? जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। किसका होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, ठीक है। तो एफ जी इक्वल टू जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। आपके याद भी होनी चाहिए कि जी का मान कितना होता है। कक्षा 11 में अक्सर पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि स्मॉल जी का मान कितना होता है। आप में से मुझे लग रहा है कि अधिकांश बच्चों को तो पता ही होगा इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग जानते नहीं है। और M1 की वैल्यू क्या है बताइए? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31, और M2 की वैल्यू भी सेम है तो सीधा स्क्वायर हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना, अपॉन में R स्क्वायर। तो एफ जी इक्वल टू कितना आ गया भाई? 6.67। 9.1 का स्क्वायर कितना होता है? देखो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये 9.1 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये इसका आता है लगभग 82 के आसपास आएगा। वैसे आपको कर लेनी चाहिए कैलकुलेटर से, तो 82.81 आता है वैसे, यदि आप लोग करेंगे तो कर लेंगे तो आपको चल जाएगा पता अपने आप ही। और पावर कितनी बचेगी? अब किसका नंबर है भाई? पावर का। तो पावर निकालिए अब कितनी होगी, ठीक है ना। तो कितनी होगी भैया? 31 इसका होके कितना हो गया? 62। तो 62 में से जब, क्योंकि पावर की आपस में गुणा हो गई है, 62 हो गया। 62 में से जब 11 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 62 में से जब 11 जाएगा तो बचेगा, नहीं नहीं, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो मुझे लगता है दोनों दोनों प्लस हो जाएगी, है ना। अगर एक माइनस की होती एक प्लस की होती तो ये आपस में घट जाती, लेकिन दोनों की दोनों माइनस की है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 62 और 11 हो जाएगी माइनस का 73, ठीक है ना, क्योंकि दोनों दोनों किसकी है? माइनस की वैल्यू है, ठीक है ना। अब आप, तो यहां पर आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करिए, समीकरण नंबर जो आपके पास में 2 है, 2 को आप, सॉरी 2 नहीं, 1 को 2 से, 1 को आप 2 से भाग कर दीजिए, करिए। तो जब आप 1 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एफ ई अपॉन में एफ जी, और ई की वैल्यू क्या है? एफ ई की ये रही, यहाँ पे क्या वैल्यू है? 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर है माइनस के 29, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है।
इसके बाद में अपॉन में आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 82.81 10 की पावर है माइनस के 73 अपॉन में कितना है आज। इसको थोड़ा बड़ा रखना बीच वाले के ताकि पता चले, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। गणित की सिंपल सी प्रक्रिया है एफ ई अपॉन में एफ जी। ठीक है, तो जरा दोनों की आपस में गुणा करो 2.56 इंटू 9, तो यदि आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 23.04। आप कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, चाहे सिंपल गुणा भी कर लीजिए। ठीक है, अब आगे इससे करो भाई, इसकी इसमें करो तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 552.34। आप लोग गुणा कर लीजिए अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। आप कैलकुलेटर में कहिए चाहे उससे गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना, 10 की पार्ट कितनी बचेगी, ये माइनस के ऊपर जाके किसकी होगी प्लस की, तो 73 में से गए हैं 29, तो कितने बचेंगे, मुझे लगता है बचेंगे 44 प्लस के 44, क्योंकि ऊपर जाके पावर किसी की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब इसको इससे भाग दो, देखिए भाग देने के लिए एक काम कीजिए कि एक जीरो इधर लीजिए तो 230.4 कर दीजिए। ठीक है, अपोन में हो जाएगा 552.34 और 10 की पावर हो जाएगी 43, हो गई 43, सीधी सी बात है। इसको सिंपल सा इससे भाग दे दीजिए, बोलो क्या आएगा, जरा आप लोग भाग कीजिए, मैं भी इसको भाग करके देख रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको भाग दीजिए, तो जब भाग करेंगे तो भाग करके आएगा एफ ई अपॉन में, क्योंकि ये लगभग 5 चौक 20 इतना ही आएगा, यानी कि 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.4, 10 की पावर 43। आप खुद भाग कर लीजिए, आपको समझ में चल जाएगा पता कि कितना आया है या कितना नहीं आया है। ठीक है ना, तो जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कितना भाग करके आया कितना भाग करके नहीं आया है। तो ये हो गया आपका। तो इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, थोड़ा सा इधर को कर दीजिए यहाँ पे, तो एफ ई इक्वल टू हो गया आपके पास में 0.4 इंटू 10 की पावर 43 और इंटू में हो गया है एफ जी। ये हुई है जी बात स्पष्ट, क्या बात स्पष्ट हुई है, या फिर आप इसको ये ऐसे भी कर लो, एफ ई नियरली इक्वल टू 10 की पावर 43 एफ जी। ये बात हुई है जी क्लियर। ठीक है ना, तो आपने यहां पर क्या बात देखी है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, लगभग 10 की पावर 43 गुना है किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब समझ लीजिए कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा पावरफुल होता है। आप इस चीज को ऐसे ही देख लीजिए, न्यूटन के अनुसार क्या होता है, यदि आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है। अगर मैं हूं और सपोज कीजिए आपके सामने मैं भी आप खड़े हैं, आप मेरे सामने हैं और मैं भी हूं, तो हम दोनों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा है कि लग भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमें फील नहीं होता है। वजह क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है, 10 की पावर -11 जो कांस्टेंट है बहुत कम होता है। इसी वजह से हम छोटी वस्तुओं के, यानी कि जिनका द्रव्यमान बहुत कम है, उनको गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होता है, इसलिए यह हमेशा
अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में ही दिखाई देता है, जैसे कि आपके चांद, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि उनके द्रव्यमान बहुत ज्यादा होते हैं। आपको बता होगा पृथ्वी का होता है 6×10⁻24 किलोग्राम, है ना। इसी प्रकार से जो लेकिन ये तो हुई बात गुरुत्वाकर्षण बल की। अब बात करेंगे वैद्युत बल की। वैद्युत बल कितना गुना है? 10⁻43। अब ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसका कांस्टेंट ही बहुत हाई है, 10⁹ है। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे समझिए कि वैद्युत बल क्यों पावरफुल है और गुरुत्वाकर्षण बल क्यों पावरफुल नहीं है। न्यूटन के अनुसार इन दोनों वस्तुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या कोई महसूस हो रहा है? पास भी आ गया, कुछ महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कुछ पता नहीं चल रहा है कि बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम है। और सपोज कीजिए ये दोनों आवेश होते हैं, मतलब ये भी 11,000 का तार होता और ये भी कितने का तार होता है? 11,000 का। जरा इनको पास ला करके देखो, आपको खुद चल जाएगा पता कि बल लगा है कि नहीं लगा, अपने आप हो जाएगा पता, ठीक है ना। तो इसलिए वैद्युत बल अधिक पावरफुल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। और एक बात हमेशा याद रखिए, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि सेम आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और यदि विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब आपको स्वयं जो करना है वो करना है 2 प्रोटॉनों के लिए। किसके लिए करना है? 2 प्रोटॉनों के लिए। और आप मुझे बताएंगे कि 2 प्रोटॉनों के लिए इसका मान कितना आता है ना। और सेम ऐसे ही सोल्व करना आपको। बस बात यह है कि प्रोटॉनों के लिए यहाँ पे लिखे प्रोटॉन पर आवेश तो सेम होता है, वो प्लस का होता है माइनस का होता है, उससे वो फर्क नहीं है। लेकिन जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है आपने पढ़ा होगा, वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम वैल्यू आप ऐसे फिक्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि यहाँ पर मान आपका कितना आता है ना, कि प्रोटॉनों के लिए कितना गुना होता है ना। तो ये काम आपका घर के लिए है और आप मुझे बताएंगे कि ये कितना गुना होता है और कितना गुना नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास